ठीक है, तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपने लॉग इन कर लिया, फाइल्स क्रिएट हो गया, राइट, एसयू हाइफन करके हम रूट एक्सेस ले लेते हैं, राइट। तो रूट से अगर आपने लॉग इन कर लिया तो आपको फिर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। मैं एक बार वो यूजर वगैरह वाला जो था वो मैं कल फटाफट जो है दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास एटसी स्केल करके एक फोल्डर है, राइट। यहाँ पे जो भी फाइलें होती हैं वो हर यूजर की होम डायरेक्टरी में कॉपी होती है अपने आप। तो मैंने अगर यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना दी माई डेटा, हाँ, और एक फाइल बना दी मैंने cat welcome .txt, और इसमें लिख दिया वेलकम टू द कंपनी वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो अब अगर मैं यूजर बनाता हूं, मैंने कहा यूजर ऐड से अमित कर दिया मैंने, राइट, और पासवर्ड अमित दे दिया, पासवर्ड अमित, रेड हैट पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड कहाँ जाके सेव होगा, यूजर कहाँ जाके सेव होगा, एटसी पासवर्ड में, मालूम है ना। और अगर मैं टेल करता हूँ इसको एटसी पासवर्ड को, तो आपको ये दिख रहा है अमित आ गया, इसका यूआईडी आ गया 1000 ऑनवर्ड्स, होम डायरेक्टरी बिन बैश, राइट। और पासवर्ड कहाँ जाके सेव होगा, एटसी शैडो में, राइट। आप देखेंगे जब एक फाइल मॉडिफाई होगी ना तो उसका टाइम स्टैम्प चेंज हो जाता है। समझ रहे हो, टाइम स्टैम्प कब मॉडिफाई हुआ, अभी का टाइम आ रहा है ना 16, मेरी घड़ी में टाइम 1828 हुआ है ना, तो सही आ रहा है, समझ रहे हो। तो जब भी कोई फाइल मॉडिफाई होगी उसका टाइम स्टैम्प करंट हो जाएगा, मतलब उस टाइम का हो जाएगा जब वो चेंज हुई। हाँ, तो अभी इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ एटसी शैडो, तो ये मेरा एन्क्रिप्टेड पासवर्ड आ गया अमित का, राइट। अब ये पूरा पासवर्ड है क्या, यहां से यहां तक। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो नाम है अमित आ गया, राइट। कोलन हमारा सेपरेटर है, मतलब दो वैल्यूज को सेपरेट करता है, राइट। उसके बाद पहले डॉलर से लेके और ये दूसरे कोलन तक, ये मान लेते हैं ना, पहले कोलन से लेके दूसरे कोलन तक पासवर्ड है, जो मैंने रेड दिया था। ये पढ़ा था आप लोगों ने, नहीं? तो पासवर्ड इनक्रिप्टेड है। प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड सेव हो गया फिर तो बेकार हो गया, कोई भी जो पढ़ लेगा, है ना। हमें समझ में आ रहा है मयंक? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका पासवर्ड है। इसके बाद जो वैल्यूज आ रही है ना 1931209, ये पासवर्ड एजिंग पॉलिसीज है कि पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, अभी मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर अभी अमित से लॉग इन करूं तो मुझे वो फाइल्स मिलनी चाहिए, राइट। अमित से लॉग इन करके अमित की होम डायरेक्टरी क्या है, होम होम अमित आ गया, समझ में आ गई बात। तो बढ़िया यार, कस्टमाइज हो गया, सबको मिलेंगे, राइट। अब मैं एक यूजर और क्रिएट करता हूँ मयंक नाम से, मान लीजिए मैंने करा यूजर ऐड मयंक, MAYANK, राइट। इसका पासवर्ड अभी मैं रेड दे रहा हूँ, जान के दे रहा हूँ, पासवर्ड मयंक, रेड हैट, राइट। लिनक्स जो है आपका पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए SHA-512 एल्गोरिथम यूज करता है, राइट। कौन सा एल्गोरिथम, SHA-512 एल्गोरिथम। मतलब आप तो प्लेन टेक्स्ट में इनपुट करोगे, हाँ, आप तो प्लेन टेक्स्ट में इनपुट करोगे, वो इनपुट SHA-512 के पास आएगा और वो उसको इनक्रिप्ट कर देगा, राइट। अब एक बात समझिए, मैंने दो यूजर्स अमित और मयंक, दोनों का पासवर्ड सेम दिया, रेड दिया, राइट। दोनों का पासवर्ड SHA-512 के पास आया, रेड हैट पासवर्ड गया, एल्गोरिथम एक ही है। तो मेरा दिमाग बोलता है कि दोनों के इनक्रिप्टेड कैरेक्टर भी सेम होने चाहिए, फिर तो इनपुट कैरेक्टर तो सेम है भाई। SHA-512 में लिखा होगा ना, ए को इसमें कन्वर्ट करना है, बी को इसमें करना है, सी को इसमें करना है। मैंने 2 बार रेड हैट फीड करा ना, तो दिमाग तो यही बोलता है कि भाई दोनों बार सेम करा है तो दोनों बार इनक्रिप्टेड कैरेक्टर भी इसके सेम होने चाहिए, राइट। ये इनक्रिप्टेड और ये इनक्रिप्टेड, ये सेम होना चाहिए। तो देखें, अभी शुरू करा है, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, 1 ही मिनट हुआ है। अब अगर मैं इसे क्लियर करता हूं, चलो देखते हैं एक बार। और तो पासवर्ड कहां से होंगे, एटसी शैडो। अब अगर मैं एटसी शैडो का देखूं तो टाइम बदल गया ना, 1830 हो गया भाई। पहले कितना जो है 27 था, याद आ गया। हाँ, पहले जो टाइम स्टैम्प देखा था इसका एटसी का 1827 था। जब मैंने दोबारा पासवर्ड लिखा तो पासवर्ड कहां जगह सेव हुआ, एटसी शैडो में, उसका टाइम फिर चेंज हो गया। तो टाइम स्टैम्प बोलते हैं इसको। अभी अगर मैं करूं टेल एटसी शैडो, तो ये दोनों के पासवर्ड आ रहे हैं, अमित का पासवर्ड आ रहा है ये, और ये मयंक का आ रहा है। दोनों के इनक्रिप्टेड कैरेक्टर सेम थे, तो सॉरी, प्लेन टेक्स्ट सेम था, तो इनक्रिप्टेड भी सेम होने चाहिए, है तो नहीं यार ऐसा। इसका तो एंड हो रहा है LNU से
इसका एंड हो रहा है 06 हाइफन से। ठीक बात है ना, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है यार? अब इसको समझिएगा, देखिए ध्यान से देखो तो दोनों के पहले 3 कैरेक्टर $6 है, राइट? ठीक है, ये नॉर्मली लोग बोलेंगे कि भाई पहले देखो तीनों के, आलोक के भी, अमित के भी, मयंक के भी, राइट, $6 आ रहा है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि भाई ये पहले कोलन से लेके दूसरे कोलन तक पासवर्ड है इनक्रिप्टेड। ये पूरा पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड भी फिर डॉलर से सेपरेट करा गया है। अब आप अगर ध्यान से देखो, इसमें $3 दिखेंगे आपको। पहला डॉलर तो यही दिख गया, राइट, फिर दूसरा ये दिख गया, फिर तीसरा ये दिख गया। देख रहे हो, इसमें भी सेम है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट। इसमें भी सेम है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। डॉलर जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ फील्ड सेपरेटर, एज अ फील्ड सेपरेटर, मतलब टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए, राइट, सेपरेटर। अब पहले 3 कैरेक्टर हैं $6। 6 जो कोड है वो कोड है कि कौन सा एल्गोरिदम यूज करा गया भाई साहब इनक्रिप्ट करने के लिए। 6 कोड है SHA-512 का। समझ आ गई बात? ये इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप गूगल करोगे ना अगर SHA-512 इंक्रिप्शन कोड, तो वो बोल देगा 6। शायद आपने नाम सुना हो, पहले MD5 इंक्रिप्शन यूज होता था, पहले होता था, RHEL 5 की बात है, तब उसका कोड था 1। तो अगर आप कोई पुरानी मशीन आपको अगर मिल गई RHEL 5 की, तो उसमें वहां $1 आएगा। तो इतना जान लीजिए, 6 इज द कोड फॉर SHA-512। SHA-512 हमारा एल्गोरिदम है जिससे हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 का मतलब हो गया भैया SHA-512 यूज हो रहा है, बस। अब हमने देखा, अच्छा आपको याद होगा आलोक का पासवर्ड भी रेडेड है, याद है, कल हमने करा था। तो तीनों भाइयों का पासवर्ड जो है, 3 लोग हैं, SHA-512 हमारा एल्गोरिदम है। ये 3 बार मैंने रेडेड डाला, ऐसे डाला ना, रेडेड फीड करा मैंने, पर इनक्रिप्टेड कैरेक्टर अलग आ रहे हैं। ऐसे कैसे हो रहा है? जो ये दूसरी वैल्यू है ना, यहां से लेके यहां तक की, ये राइट, ये जो वैल्यू है $2 के बीच में, देख रहे हैं, KRL वगैरह वगैरह, ये भी अलग अलग है। इसको बोलते हैं सॉल्ट, नमक, सॉल्ट वैल्यू। अब जिन लोगों ने एल्गोरिदम बनाया उनको पता था कि भाई अगर यूजर सेम कैरेक्टर फीड मार देगा तो हमारा तो इनक्रिप्टेड कैरेक्टर सेम आ जाएंगे। तो उससे भी पता पड़ जाएगा कि भैया इन 3 लोगों के इनक्रिप्टेड कैरेक्टर सेम है, तो मतलब पासवर्ड भी सेम है। तो एल्गोरिदम क्या करता है, सॉल्ट यूज करता है। इसको ऐसे मानो, एल्गोरिदम के पास एक बाल्टी है, राइट, एक बाल्टी रखी हुई है। इस बाल्टी में जितने कीबोर्ड में आपके पास कैरेक्टर हैं सारे हैं, ABCD सब भरा हुआ है, राइट। अब एल्गोरिदम क्या करता है, जैसे ही आप रेड हैट फीड करते हो, राइट, आपने तो लिखा रेड हैट, जैसे ही एल्गोरिदम के पास रेड हैट आता है, राइट, एल्गोरिदम क्या करता है, इनक्रिप्ट करने से पहले इस बाल्टी में हाथ डालता है, समझिएगा, इस बाल्टी में हाथ डालता है, आंख बंद करता है और रैंडम कैरेक्टर उठाता है और उन कैरेक्टर को जो फीड हुआ है उसके साथ मिक्स कर देता है, ठीक, और फिर जो वैल्यू आती है उसको इनक्रिप्ट करता है। तो भाई तू इनपुट सेम कर रहा है, सॉल्ट तो अलग होगा हर बार, इसलिए तीनों के पासवर्ड इनक्रिप्टेड अलग अलग हैं। समझ आ गई बात? तो ये जो वैल्यू है ये सॉल्ट वैल्यू है, समझ आया? ये भी इनक्रिप्टेड है, मतलब KR नहीं करा गया है, KRLNO नहीं डाला गया, ये भी इनक्रिप्टेड है, पर ये सॉल्ट है। तो पहला हो गया आपका एल्गोरिदम का कोड, दूसरा हो गया सॉल्ट, और तीसरा फिर जो ये वैल्यू है ना, ये आपकी पासवर्ड इनक्रिप्टेड। इज अ क्लियर? ये आपका इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, राइट। कहां तक? यहां तक, डॉलर तक, राइट, ठीक बात है। और इसके बाद जो वैल्यूज आ रही हैं ये पासवर्ड एजिंग पॉलिसी है, ये अभी देखते हैं क्या है, समझ में आ रहा है? तो क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले आपका एल्गोरिदम का कोड होता है डॉलर, फिर एल्गो कोड, राइट, एल्गोरिदम का कोड होता है, फिर डॉलर होता है, फिर सॉल्ट होता है, फिर डॉलर होता है, फिर इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा पासवर्ड नहीं है भाई। ज्यादातर लोग आपको बोलेंगे पूरा पासवर्ड एनक्रिप्टेड, पूरा नहीं। इज दैट क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए था भाई। अब ये पासवर्ड एजिंग पॉलिसी आपने चेंज कमांड तो करी होगी, ये क्या क्या आ रहा है?
19312099999, चलो बताओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज व्हेन द पासवर्ड विल हाँ एक्सपायर। बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, मिनिमम नंबर ऑफ डेज 99999 आपका मैक्सिमम है, हाँ 0 आपका मिनिमम है। 19312 इज नंबर ऑफ डेज सिंस 1 जनवरी 1970, एपॉक टाइम बोलते हैं इसको। ये तो मालूम है ना, चेंज कमांड मालूम है, चेंज से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, मालूम है ना। पर अब समस्या आती है, भाई क्या हो गया, अब समस्या आती है कि एक मिनट ठहरो भाई, मेरा ये इसको मैं जरा क्लिक कर दूं अंदर, हाँ, कि अगर मेरे पास 10 यूजर हैं, मान लो मुझे मयंक का पासवर्ड एजिंग पॉलिसी चेंज करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं पहले कमांड दी चेंज -l मयंक, पहले देख लूं करंट क्या है, मालूम है ना, करंट आ गया, पासवर्ड एक्सपायर नेवर, पासवर्ड इनएक्टिव नेवर, पास अकाउंट एक्सपायर नेवर, मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज 0, मतलब कोई लिमिट नहीं है इसमें, मयंक जब मर्जी अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, ये आपको पढ़ाया गया ना, ठीक है। 999 क्या हुआ, इतने दिन के बाद पासवर्ड चेंज करने को बोलेगा, तो भाई अगर मैं ये 99,999 डे को अगर ईयर्स में कन्वर्ट करता हूं ना, तो ये 250 साल के आसपास आएगा। अबे 250 साल तक तो मतलब हमारी खाद बन जाएगी, तो ये तो बेवकूफी वाली पासवर्ड एजिंग है। और 7 दिन पहले वार्निंग आएगी, मतलब 99,992 डे पे वार्निंग आएगी कि भैया पासवर्ड चेंज कर लो, बहुत दिन हो गए, अभी तो बहुत दिन तो हो ही गए, ठीक है। तो ये तो बेकार पॉलिसी है, इसको चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करें बताइए, चेंज करके याद है, कुछ नहीं याद रखना, कुछ नहीं याद रखना। जिस दिन आपने कमांड्स के ऑप्शन याद रखने की कोशिश करना शुरू कर दिया, आपको लिनक्स मुश्किल लगने लगेगा और आप छोड़ दो। और ये इफेक्टिव मैनर भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं कुछ याद नहीं रखता, मुझे इतना पता है हेल्प कैसे लगे, क्यों याद रखना। और मैं आपको याद रखने को रटने को बोलूंगा नहीं, हाइपोनेम कुछ नहीं, हाइपोनेम हेल्प हेल्प कर देख, मैंने हाइपोनेम हेल्प करा, देख लिया, कमांड आ गई, राइट, आ गई। अब इस कमांड को यूज कर लूंगा मैं, राइट, एक मिनट ठहरो, ये आ गया। अब मैंने कमांड दे दी चेंज, कॉमन सेंस लगाओ यार, राइट, मिनिमम नंबर ऑफ डेज 5, मैं अब बताना मैं क्या कर रहा हूँ, ये है 30, वार्निंग 3, इनएक्टिव 7, बताओ मैंने क्या क्या किया। हाँ तो क्या मुझे, आप सोचो क्या मैं याद रखूं, नहीं, क्यों याद रखूं, हेल्प से उठा रहा हूं। सर तीन, एक साथ लिख सकते हैं सारे, क्या चीज, अपने से एक लाइन में सारे चेंज कर दिए ना, मिनिमम भी मैक्सिमम भी हाँ ये तो सब, मर्जी मेरी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक लाइन में नहीं बताया था। कोई बात नहीं है, अब बता दिया। बेटा तुम क्लास में, तुम जब से ऑनलाइन करा करोगे ना क्लास, तुमने ना क्लास में आना है अंकल नहीं सर, ठीक मैं है, क्लास में आता हूँ नहीं एक्चुअली। कोई नहीं यार, जैसा जो तुम्हें सहूलियत लगे, मतलब वैसे करो। आप में से किसी को भी ये है कि आज हम ऑनलाइन करेंगे ना, तो मुझे अपडेट कर देना बस, ताकि मैं अपना तामझाम यहाँ ना लाऊं, बेशक ऑनलाइन कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो सारा एक ही लाइन में दे दे, क्यों अलग अलग करेंगे भाई, आलसी बनो, आलसी बनोगे तो शॉर्टकट जो है ढूंढेगा इसको, यार शॉर्टकट में कैसे करें, तो मुझे कुछ भी याद नहीं करना। मैंने करा मिनिमम नंबर ऑफ डेज 2, मतलब अगर मैंने आज पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो अगले 2 दिन तक पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता मैं। मैक्सिमम डेज 30 दिन तक उसका पासवर्ड रहेगा। वार्निंग 3 दिन पहले, मतलब 27वें दिन मयंक को वार्निंग आ जाएगी, भैया पासवर्ड पुराना हो रहा है, चेंज कर लो। फिर भी 30 दिन बाद चलता रहेगा, 30 के बाद 7 दिन का वार्निंग, उसको एक ग्रेस टाइम मिलेगा। मयंक बिजी आदमी यार, मेरा टाइम ही नहीं है पासवर्ड चेंज करने का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम 7 दिन का टाइम और देगा, 37 डे तक। 37 डे हो गया और मैं अपने पासवर्ड चेंज नहीं करा, तो अकाउंट जैसे हो जाएगा। तो मैंने एंटर मार दिया, हो गया काम। तो अब अगर मैं चेंज -l करता हूं, चेंज हो गया, देखो 30 दिन आ गया, 2 दिन आ गया, आ गया। अब अगर मयंक पासवर्ड चेंज करने की ट्राई करे, तो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। मयंक भाई साहब ने पासवर्ड चेंज करने की ट्राई करी, उस पर पासवर्ड एजिंग है, 2 दिन तक चेंज नहीं कर सकता, आज ही तो मैंने यूजर तो आज ही क्रिएट करा है, वो करंट पासवर्ड दे रहा है रेड हैट, सही दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोल रहा है, भाई साहब रुको, ऐसा नहीं होगा, 2 दिन रुकिए भाई साहब, समझ में आ रहा है, तो मैं पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। और मैसेज पढ़ो, अभी नहीं होगा, थोड़ा और रुको, राइट, हो गया काम। अब एक समस्या ये आती है, अबे मेरे पास 50 यूजर है, सबके चेंज करता रहूं क्या, पासवर्ड एजिंग पॉलिसी तो कंपनी की सेम ही होगी सबके लिए,
अगर अलग है तो किसी एक का बाद में चेंज कर दूंगा। 100 यूजर हैं सब, मतलब पहले सब सारे यूजर बनाऊं फिर सबके चेंज मारता रहूं, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। कहीं से तो ये डिफॉल्ट वैल्यू आ रही होंगी 9999, कहीं से तो लिखा होगा, वही चेंज कर देता हूँ, उसके बाद यूजर बनाता हूँ, सब में अप्लाई हो जाएगा। एटसी स्केल वाली कहानी, शाबाश आ रहा समझना। बड़ा टाइम जाएगा, तुम आलस करके तुम सो रहे थे यार, तुम बहुत देर तक है ना। हेलो, फिर से चली गई आवाज। हेलो, हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? तेरी तो आ रही है, सर की नहीं आ रही। हेलो सर। कहाँ चला गया, थोड़ा नीचे जाता। अरे एक मिनट है, उसको थोड़ा छोटा कर। सर आवाज हेलो चली गई सर। थी। एक मिनट ठहरिए, आवाज टूट रही है। हाँ नहीं, चली कुछ गई थी थोड़ी देर इंटरनेट का पहले। इशू है। नहीं अच्छा नहीं, हो रहा है कुछ हल्का सा इशू है, और इंटरनेट का इशू है, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। एटसी के अंदर प्रोफाइल के अंदर बैश पॉलिसी होता है। एक मिनट है ना, मैं खुद भूल गया क्या। एटसी प्रोफाइल, एक मिनट। एक मिनट सर ठहरिए। एटसी लॉगिन डेफ था ना? लॉगिन डॉट डेव्स, यस सॉरी, एटसी के अंदर लॉगिन डॉट डेव्स, यहां से उठता है ये 9999, समझ में आ गया। यहाँ चेंज कर दो, यहाँ पर अपनी पॉलिसी लगा दो। मैंने कर दिया 35 डेज, राइट, लेट्स से, राइट 35 डेज मिनिमम पासवर्ड 4 दिन तक रहेगा। वार्निंग एज मैंने दे दी से 3 दिन, राइट। अब यहाँ से सेव अब हो गए। अब बनाओ यूजर एटसी के अंदर लॉगिन डॉट डेव्स, या ठीक है, थैंक यू। मैं पता नहीं कैसे भूल गया, खैर चलिए। यूजर ऐड, अब मैंने यहाँ पर एक यूजर और बना दिया, जैक। इसका पासवर्ड भी रेड हैट दे रहा हूँ, पासवर्ड जैक रेड हैट। तो अब अगर मैं जैक की पासवर्ड एजिंग पॉलिसी देखता हूँ तो अपने आप ही भैया मजाक 35, तो मैं सबके लिए करूंगी। बिल्कुल एक ही सर्वर की बात कर रहे हैं, सकता हूँ। RSCSA का मतलब ये है कि एक ही सर्वर है, मल्टीपल पे कैसे करोगे, वो आएगा एनसिबल में। तो सर इसमें स्केल वाला काम तो हुआ ही नहीं। हो तो चुका, नहीं, आपने स्केल में चेंज नहीं किया ना, लॉगिन डॉट डेप्स में किया है ना। स्केल में तो पहले चेंज कर चुका, फाइल आ तो गई, वेलकम वेलकम आ गई। एक अच्छा भाई एक ही बार तो करूंगा, है ना। नहीं नहीं, आपने जैसे पासवर्ड पॉलिसी वाला भी कहा था ना कि स्केल में जाके कर देंगे तो हर यूजर का सेम आ जाएगा। अरे स्केल किस में कर देंगे, सॉरी। आपने कहा था ना कि जैसे पासवर्ड पॉलिसी वाला भी नहीं, है। स्केल सिर्फ होम डायरेक्टरी के कंटेंट के लिए है। ओके ओके एटसी लॉगिन डॉट डेव्स वो पासवर्ड एजिंग के लिए है, समझिए दोनों का अलग अलग काम है। ओके। स्केल में जो करोगे वो होम डायरेक्टरी में आएगा, मैंने ये नहीं बोला था स्केल में जो करोगे वो पासवर्ड एजिंग के में आएगा। हर एक की अलग अलग सोर्स है भाई। जो मैं एटसी स्केल में करता हूं वो यूजर की होम डायरेक्टरी में कॉपी होता है। एटसी स्केल में ये यूजर की होम डायरेक्टरी में कॉपी होता है। जो मैं एटसी के अंदर लॉगिन डॉट डेव्स में करता हूं वो यूजर की पासवर्ड एजिंग में कॉपी होता है। समझ में आ गई बात। ओके बस हर एक का अलग अलग है और होना भी चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए एक तो, राइट। इन फाइलों की जानकारी। एक और चीज बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई फाइल चेंज करते हैं तो उसका टाइम स्टैम्प चेंज हो जाता है ना। जैसे ये फाइल है, क्या आ रहा है 15 नवंबर को बनी, या जो भी है टाइम आ रहा है। मैं अगर इस फाइल को खोलता हूँ, विम कर लेता हूँ एनाकोंडा -ks.cfg, इसमें एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ, ऐसे ही कुछ लिख दिया मैंने, राइट, सम टेक्स्ट। इससे फर्क तो पड़ता नहीं, कमेंट है, पर मॉडिफाई तो होगी फाइल। अब अगर मैं LL करता हूँ तो टाइम स्टैम्प चेंज हो गया, 16 नवंबर 1849 हो गया, आज की डेट आ गई। मेरी मशीन की डेट यही चल रही है अभी, 1849 जो भी है आ गई, तो ये टाइम स्टैम्प आ गया। अब टाइम 3 तरीके के होते हैं, ये भी समझिए। एक तो कमांड है LL सिर्फ मुझे बताएगी मॉडिफाइड टाइम या फाइल क्रिएटेड टाइम, राइट। 3 टाइम्स होते हैं, स्टैट कमांड से निकलता है। स्टैट आपको बता रहा है 3 टाइम, एक्सेस टाइम, मॉडिफाई टाइम, चेंज टाइम। एक्सेस टाइम
तो कैट भी करेगा ना अगर फाइल को एक्सेस करा, वो एक्सेस टाइम में चेंज हो जाएगा। समझ आ गई बात? वो एलएल में नहीं दिखेगा। अगर आपको डिटेल में झांकना है तो भैया स्टैट कमांड दो। आपको याद होगा मैंने उस वीडियो में स्टैट कमांड दी है जिसमें आई नोड आ रहा है, ये रहा, ये रहा आई नोड, ये रहा आई नोड, ये रहा इसका किसने बनाई, रूट कौन है, ग्रुप कौन है, परमिशंस क्या है, ये सब बता दो ना। सब सब आ रहा है, मेटा डेटा है फाइल का। तो एक्सेस में होता है फाइल का कैट करना। कोई कैट भी कर गया अगर तो भाई एक्सेस करिए, राइट? तो एक्सेस टाइम चेंज हो जाएगा। मैं कैट करता हूँ, अभी क्या टाइम आ रहा है, 1849 आ रहा है, राइट? अभी टाइम हो गया है 1851, चेंज हो गया ना। मैंने करा कैट एनाकोंडा -ks.cfg, हो गया, कैट कुट कर लिया। एलएल में नहीं आएगा, उसमें 1849 ही आ रहा है, स्टैट में वो आ गया 1851। तो भाई ये फाइल खोली तो गई है इस टाइम पे, इस दिन खोली गई है, कैट ही करा है चाहे खोली तो है, सही है। एक्सेस टाइम। मॉडिफाइड टाइम, अच्छा किसी ने फाइल की परमिशन चेंज कर दी तो हो सकता है ना, कोई फाइल का chmod रन कर दिया, ओनर चेंज कर दिया, ग्रुप चेंज कर दिया, अभी जो है परमिशन एक्सेस टाइम क्लियर हो गया। अब आता है यार ये मॉडिफाइड टाइम और चेंज टाइम तो सेम ही लग रहा है यार, है ना? चलो देखते हैं। मैंने करा chmod 640 एनाकोंडा, मैंने परमिशन चेंज कर दी, हाँ 640 कर दिया ना। अब अगर मैं स्टार्ट चलाता हूं, क्या चेंज हो गया? चेंज टाइम। चेंज टाइम जब चेंज होगा जब फाइल का मेटा डेटा चेंज होता है, ओनर, ग्रुप, परमिशन, कुछ भी ये चेंज करा गया है तो किस टाइम पर करा गया वो आ जाएगा चेंज टाइम। मॉडिफाइड टाइम कंटेंट के चेंज होने पे। समझ आ गई बात? तो एलएल में क्या आ रहा है? एलएल में तो 49 ही आ रहा है, एलएल में मॉडिफाइड टाइम आता है, राइट? अब अगर मैं फाइल के कंटेंट मॉडिफाई करता हूं, अब ये 52 हो गया है, मैंने anaconda-.cfg करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया मोर टेक्स्ट, राइट? अब मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाई हो गया तो एलएल में भी 52 आ गया और स्टैट में भी 52 आ गया। अब ये सारा चेंज हो गया, समझ आएगी बात? अब सारा चेंज हो जाएगा। पर अगर आपको देखना है कि भाई एक्सेस कब करा गया, मॉडिफाई नहीं, एक्सेस ग्रुप कब चेंज करे गए, तो मुझे स्टैट कमांड से हेल्प करेगा। तो 3 तरह की टाइम स्टैम्प्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए, एक्सेस टाइम, मॉडिफाई टाइम, चेंज टाइम। समझ में आ गया? क्लियर है अमित, मयंक? यस सर। बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आप कर ही चुके हैं, फाइल बनाना, यूजर ग्रुप बनाना। इसके बाद का चैप्टर कौन सा था? रुको मैं देखूं, अगर मेरे पास फाइल है तो, ठहरो एक मिनट, लेट मी चेक। अगर नहीं है तो मैं कल कॉपी कर दूंगा। अरे ठहरो, कोई बात नहीं, वेट अ मिनट। परमिशन chmod तो हो गया। प्रोसेस, अच्छा प्रोसेस की बात कर लेते हैं। हाँ ठहर जाओ। RH199 है मेरे बुक तो मिल गई होगी ना आप लोगों को? राइट, एक्सेस हो गया, कमांड लाइन हो गया, हेल्प हो गया, क्रिएट फाइल्स हो गया, यूजर ग्रुप हो गया, फिर परमिशंस हो गया, प्रोसेस। अब प्रोसेस में कुछ चीजें देख लेते हैं, है ना? प्रोसेस में बात कर लेते हैं, ठीक है ना? फिर कहां तक कर चुके हैं आप लोग? एसएसएच वगैरह तक कर चुके हैं? एसएसएच तक किया ना बस, 10 तक, ठीक है। कहां चले गए? प्रोसेस क्या होता है भाई? शाबाश, और चलो बताओ प्रोसेस क्या होता है, बताओ भाई, ऐसा नहीं चलेगा, बताइए। मैं बता, प्रोसेस क्या होता है? सर प्रोसेस वो होता है जो मतलब कुछ भी हम काम कर रहे होते हैं, पीछे प्रोसेस रन हो रहा होता है उसके। अच्छा, आगे अगर हो रहा है तो नहीं है प्रोसेस, पीछे होना चाहिए बस। हाँ मतलब जो भी काम हम करते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू ही रन होता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं वो एक प्रोसेस है। मैंने नोटपैड खोल लिया, प्रोसेस है। फायरफॉक्स खोल लिया, प्रोसेस है। मैंने एलएल कमांड चला दी, जो प्रोसेस था खत्म हो गया। कोई भी एप्लीकेशन जो आपकी मशीन पे कंप्यूट खा रहा है वो प्रोसेस है। ठीक बात है? ठीक बात है ना? कंप्यूट मतलब शाबाश, कंप्यूट खा रहा है का मतलब क्या 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 खा रहा है? बिरयानी और कुछ कंप्यूट खा रहा है। मैंने वर्ड यूज करा, कोई चीज कंप्यूट खा रही है। कंप्यूट में क्या क्या आ जाएगा? सीपीयू, रैम,
ठीक है ना, सीपीयू, रैम, स्टोरेज, कंप्यूट कर रहे हैं। तो 3 तरीके के प्रोसेस होते हैं हमारे पास नॉर्मली। प्रोसेस, एनीथिंग विच इज रनिंग इन योर मशीन एंड कंज्यूमिंग योर कंप्यूट इज अ प्रोसेस। एक होता है यूजर प्रोसेस, जो आपने चलाया, मैंने फायरफॉक्स चला दिया, मैंने विम चला दिया, राइट, स्टार्टेड बाय यूजर, राइट, स्टार्टेड बाय यूजर, ठीक है, यूजर प्रोसेस होता है। एक होता है रूट प्रोसेस, जो रूट चला रहा है, राइट। एक होता है सिस्टम प्रोसेस या कर्नल प्रोसेस बोल सकते हैं, सिस्टम प्रोसेस, जो मशीन अपने आप चलाती है, राइट। ज्यादातर ये प्रोसेस बैकएंड में चलते हैं। भाई आपका माउस काम कर रहा है, आपका लैंड कार्ड काम कर रहा है, प्रोसेस कोई तो एप्लीकेशन चल रहा होगा, राइट, ठीक है। या रूट प्रोसेस भी नहीं बोलेंगे इसको, डीमन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। डीमन प्रोसेस, डीमन का मतलब क्या होता है? डीमन मतलब विच रन्स इन बैकग्राउंड, भूत प्रेत दिखता नहीं है पर है भाई कुछ। डीमन का डिक्शनरी मीनिंग तो यही है। सो एनी प्रोसेस विच इज रनिंग इन द बैकग्राउंड इज नोन एज अ डीमन प्रोसेस, राइट। जो मशीन के चालू होते ही चल जाते हैं और जब मशीन बंद होती है तब तक बैकग्राउंड में चलते हैं, राइट। तो यूजर प्रोसेस, सिस्टम प्रोसेस और डीमन प्रोसेस, 3 प्रोसेस। तो प्रोसेस तो अपने आप चलेंगे, अपने आप बंद होंगे। अब जैसे मैं रूट हूं यहाँ पर, राइट, मैंने टॉप कमांड रन कर दी, ये आपने कमांड करा होगा। चलो, जैसे मैं यूजर आलोक, मैंने यहाँ पर ये फायरफॉक्स खोल दिया, तो ये एक प्रोसेस चल गया भाई, राइट। तो मेरा काम क्या है? आई शुड बी एबल टू सी द प्रोसेस, भाई मेरी मशीन में कितने प्रोसेस चल रहे हैं, हाँ, किसका स्टेटस क्या है, ये तो आपको आना चाहिए ना काम करना। तो ये जैसे मेरा फायरफॉक्स चल गया, अभी देखते हैं, चल गया, आ जाओ भैया, ठीक है, फायरफॉक्स भैया चल गया। कैसे पता करूंगा कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं? मल्टीपल तरीके आपके पास। एक तो आपके पास ग्राफिकल टूल भी है, सिस्टम मैनेजर, जैसे विंडोज में होता है ना टास्क मैनेजर, तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम मॉनिटर करके टूल है। सिस्टम मॉनिटर ले लो ग्राफिकली, तो ग्राफिक सर्वर पे होगा नहीं, पर चलो अभी के लिए देख लिया। तो ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं, देख रहे हो फायरफॉक्स आ रहा है। हर प्रोसेस को एक नंबर दिया जाता है, मालूम है ना ये, उसको पीआईडी बोलते हैं, प्रोसेस आईडी, पीआईडी। तो इसका पीआईडी ये रहा 8401, ये कितना मेमोरी खा रहा है, कितना ये खा रहा है, ये आ रहा है, फायरफॉक्स आ रहा है। तो यहां से मैं सारे प्रोसेस देख सकता हूँ, कितने रिसोर्सेज खा रहा है, सीपीयू कितना खा रहा है, टोटल मेमोरी, नेटवर्क पे क्या जा रहा है, वो भी सारा देख सकता, मैं चेक कर सकता हूँ। तो मेरा मेमोरी देखो कितना खा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 50% खा रहा है ना मेमोरी, स्वैप यूज नहीं हो रहा है, देख रहे हो, अच्छी बात है। सीपीयू पे भी लोड नहीं है खास, कुछ काम ही नहीं कर रहे। तो यहाँ हमारा फाइल सिस्टम आ गया, राइट। चलिए, तो एक तो यहाँ से भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये मेरा फायरफॉक्स खुला हुआ है, ये रहा व्हाइट वाली लाइन आ रही है, जो मुझे इसको बंद करना है। कई बार क्या हुआ कि भाई आपने फायरफॉक्स बंद करना चाहा, वो बंद ही नहीं हो रहा, होता है ऐसा, हैंग हो गया, यहाँ से क्रॉस हो ही नहीं रहा। तो मैं टास्क मैनेजर खोल के और वहां से भी बंद कर सकता हूँ। अगर कहाँ चला गया, ये यहाँ पर आ गया, ये फायरफॉक्स है, ये नीचे मैंने करा, यहाँ से राइट क्लिक या ये एंड प्रोसेस कर, इसको सेलेक्ट करा और एंड कर दिया, फायरफॉक्स बंद। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये जब करेंगे जब नॉर्मल मतलब एप्लीकेशन ने काम करना या रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, नॉर्मली यहाँ पे नहीं करते। अब यही काम मैं ग्राफिकली कर सकता हूँ, सॉरी कमांड लाइन से, ग्राफिकली तो करेंगे नहीं हम, ग्राफिक तो होगा ही नहीं। मैं फिर से फायरफॉक्स खोल लिया, या मान लो मैंने जी एडिट खोल लिया, याद है ना आपको, जी एडिट एक एप्लीकेशन होता है नोटपैड की तरीके से, जो विंडोज में नोटपैड होता है, यहाँ पे उसको जी एडिट बोलते हैं, वही तो कहानी है। ठीक है भाई साहब, ये हमारा चल रहा है जी एडिट। अब अगर मैं रूट से लॉगिन करता हूं, सॉरी, मैं सबसे पहली कमांड है पीएस। पीएस कमांड से प्रोसेस, पीएस मींस प्रोसेस, मैं पीएस चलाऊंगा तो वो करंट प्रोसेस दिखाएगा, सारे प्रोसेस नहीं दिखाएगा। तो मैन करो ना भाई, पढ़ो PS-EF, हाँ, सारे ऑप्शन से पढ़ो, टू सी एवरी प्रोसेस इन द सिस्टम, सारा दिया तो हुआ है, याद क्यों करेंगे, राइट, रटना नहीं है कुछ भी। मैंने करा PS-EF, ये आगे सारे प्रोसेस आ गए। अब ये क्या क्या दिखा रहा है जरा देखें, डिंग 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 ऊपर चलेगा, ये सॉरी, ये राइट।
किस यूजर ने शुरू करा प्रोसेस, उसका नाम आ रहा है। ओनर कौन है प्रोसेस का, रूट। प्रोसेस का नंबर आ रहा है पीआईडी। पीआईडी 1 का मतलब क्या है भाई, ये पहला प्रोसेस था मशीन में, सिस्टम डी। सिस्टम डी आपकी मशीन का पहला प्रोसेस होता है जो चलता है। आप देखो ना, इसका पीपीआईडी नहीं है। पीपीआईडी का मतलब क्या होता है, पेरेंट प्रोसेस आईडी 0, राइट। उसके बाद के थ्रेड डी चला। एक और बात ध्यान रखिएगा, एनी प्रोसेस विच इज एंडिंग विद डी वो डीमन प्रोसेस है। SSHD, NTPD, के थ्रेड डी, राइट, HTTPD। अगर किसी प्रोसेस के नाम में आखिरी में डी आ रहा है तो 99.9% वो डीमन प्रोसेस है, मतलब बैकएंड में चलता रहता है। ठीक है, सारे प्रोसेस आ रहे हैं, उनको पीआईडी आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो प्रोसेस आ रहे हैं इन सबके पीपीआईडी में 2 आ रहा है। आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, चाइल्ड प्रोसेस है। वेरी गुड। मतलब पहले के थ्रेड डी चला, समझिएगा, एक प्रोसेस को प्रॉपरली काम करने के लिए और प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले के थ्रेड डी चला, के थ्रेड डी ने इनको चलाया, राइट। तो ये पेरेंट हो गया, ये इसके चाइल्ड हो गए। सर अगर मैं पेरेंट को किल कर दूंगा तो चाइल्ड भी किल हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो हमें ये सारी जानकारी अभी टाइम आ रहा है। टर्मिनल, टर्मिनल पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, बैकएंड पे चल रहा है भाई, किसी टर्मिनल पे कनेक्टेड नहीं है। फायरफॉक्स तो सामने आ रहा था स्क्रीन पे, ये बैकएंड पे चल रहा है, चलने दो। तो यहाँ पे मेरा कमांड भी आ रही होगी, ये सारे आ रहे हैं, रूट 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 से को सब क्वेश्चन मार्क है, सब बैकएंड पे रन कर रहे हैं। ये टर्मिनल पे आ रहे हैं, देख रहे हैं आपका TTY नॉर्म जो ग्राफिक खोला हुआ ना हमने, तो उसका नाम आ रहे होंगे। ये रहा मेरा PS-EF, हाँ, इसका पीआईडी क्या था 9038, इसका पीपीआईडी क्या था 8991। तो मैंने कमांड कहां दी थी, बैश शेल पे, तो 8991 बैश शेल का पीआईडी होना चाहिए फिर तो। 8991 कहां पर है, ये रहा बैश शेल, बैश पे चला है, सही है। एक तो ये, और भी ऑप्शन है इसमें, आप PS-AUX भी कर सकते हो जो मैंने दिया था, ये अलग इंफॉर्मेशन शो करता है। क्या चीज, सॉरी, नहीं उसमें भी सारे आ रहे थे। PS-EF में भी सारे यूजर के प्रोसेस दिखाएगा, पर डिटेल अलग दिखा रहा है। इसमें CPU मेमोरी दिखा रहा है, उसमें दिखा रहा था PS-EF, ये है फर्क। क्या क्या दिखा रहा है, ये तो आई थिंक टॉप में भी दिखा देता है ना। हाँ, टॉप में भी दिखाएगा। पहले तो पीआईडी आ रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। फिर परसेंटेज ऑफ सीपीयू आ रहा है कि ये कितना परसेंट सीपीयू खा रहा है, 0.4, कितनी परसेंट जो है मेमोरी खा रहा है। ये VSZ और RSS क्या होता है बताइए। देखो, VSZ इज वर्चुअल मेमोरी ऑफ द प्रोसेस, वर्चुअल मेमोरी ऑफ द सिस्टम अलग था, जो हमने कल पढ़ा था, कल नहीं परसों शायद, कल परसों परसों। ये है वर्चुअल मेमोरी ऑफ द प्रोसेस, और RSS है रेजिडेंट सेट साइज। चलो बताता हूं इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। दिस इज वर्चुअल मेमोरी ऑफ द प्रोसेस, वर्चुअल मेमोरी ऑफ द प्रोसेस, एंड दिस इज रेजिडेंट सेट साइज, रेजिडेंट सेट साइज। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप हमेशा देखोगे RSS का साइज कम होगा एज कंपेयर टू VSZ, हमेशा हमेशा। कभी RSS वैल्यू VSZ के ऊपर नहीं जाएगी। पर ये है क्या, हाँ, ये तो समझ ही नहीं आया। अभी अगर हम नीचे देखते हैं तो यहां पर भी ऐसे मिलेगा आपको, देखो सब में, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू कम है, हाँ, सब में देख लो, ये ज्यादा है ये कम है, सब में। अब ये क्या चीज है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। चलो एक पार्टी हो रही है, ठीक है, मैं पार्टी दे रहा हूं, चलो वर्चुअल, ठीक है तो मैं पार्टी दे रहा हूं। अब अगर मैं पार्टी दे रहा हूं तो मुझे कुछ चीजों के बारे में जानकारी चाहिए। सबसे पहले तो कितने पर्सन आ रहे हैं, कितने पैक्स आ रहे हैं, लोग कितने आ रहे हैं भाई, खाना बियर वियर उसी के हिसाब से आएगी,
ठीक बात है, ऐसा नहीं है कि भाई ले आ, राइट। ठीक, तो पहली चीज तो मुझे ये चीज, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है मेरे ड्रिंक्स का, हाँ, मैं क्या क्या रिसोर्सेज लाऊं और कितने लाऊं, है राइट। फूड का मैं पूछूंगा भाई तू ड्रिंक्स कौन सी लेगा, कोई बोलता है बियर लेगा, कोई बोलता है वोडका लेगा, इस तरीके से, कोई बोलता है वेज खाऊंगा, कोई नॉन वेज खाऊंगा। चलो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बोलते हैं, सारे बोल रहे थे बियर पिएंगे, ठीक है भाई। अब मेरे पास 10 लोग आ गए मान लो, या हम 5 लोग ही आ गए, 1 2 3 4 5, आप है ना, आप लोग 5 लोग हैं और मैं तो होस्ट हूँ, ठीक है ना, मांगना मत कोई, फिर पार्टी की पार्टी दो। तो 5 लोगों ने कंफर्म जब कर दिया, ठीक है। अब मैं सबसे ये भी तो पूछूंगा भाई तू कितनी ड्रिंक्स लेगा, एक अंदाजा मारूंगा भाई, कोई कोई बोलता है यार 2 बियर बहुत होगी, कोई 3, कोई 4, ऐसे ही है ना। तो मैंने ऐसी अगर एक टेंटेटिव सा मैंने एक लिस्ट बनाऊंगा, ये काम मुझे करने होंगे। अगर कैलकुलेट नहीं पूछूंगा नहीं तो अंदाज मारूंगा कि यार 3 बियर तो सब ले लेंगे, ऐसे होगा ना। तो है 3 पर इस केस में मैं सबसे पूछता हूँ कि भाई मयंक तुम कितनी बियर पियोगे, राइट। अमित तुम कितनी बियर लोगे, शवाज तुम कितनी लोगे, राइट। मैं सबसे जो है, कहां चला गया, रिकॉर्ड हो रहा था, ये हो रहा ना, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, राइट। मैंने सबसे पूछ लिया राइट, भाई कौन कितनी बियर लेगा। मयंक बोलता है मैं 4 बियर ले लूंगा, अमित बोलता है 3 बियर, ये बोलता है चलो 2 बियर। आप दोनों के भी नाम लिख लेते हैं, ठीक है। चलो तो मान लेते हैं ये कितना हो गया, 4 5 6 7 9 9, तो शायद मैं 10 बियर खरीद लूं, 11 खरीद लेता हूँ, 11 बियर खरीद ली। अब मेरे पास 5 लोग पार्टी में आ गए, चलो मैं सबने बोल दिया था चलो ये 3 लोग आ रहे हैं, 1 2 और 3, तीनों लोग आ गए। मयंक भी आ गया पार्टी में, अमित भी आ गया, शाहबाज भी आ गया। तो मयंक ने 4 बियर बोली थी, क्या मैं अपने घर में घुसते ही 4 बियर इसको बोलूं ये रही तेरी 4 बियर, ऐसा ऐसा होता है, नहीं होता है। शाहबाज को बोलूं ये रही तेरी 2 बियर, नहीं, मैं 1 बियर दूंगा उसको पहले, है ना, 1 बियर दूंगा, वेट करूंगा उसको तो खत्म कर पहले, क्या पता मांगे क्या पता ना मांगे, है राइट। तो मयंक का 4 बियर का टोटल इसने बोला था मुझसे, राइट। अमित ने 3 बोला था, शहबाज ने 2, तो जो, और पर मैं सारी बियर एक साथ एलोकेट नहीं करता हूं इसको। इस तरीके से ये काम आपका कर्नल करता है। कर्नल जब एक प्रोसेस चलता है, जब आपके पास रैम है, रैम है ना, मेमोरी तो लिमिटेड है ना भाई, अनलिमिटेड तो नहीं है, 32 GB रैम है वहां, राइट। कर्नल का काम है एलोकेट करवाना मेमोरी को, राइट। एक प्रोसेस चला ए, इसको बाहर लेता, कर्नल विल टेक केयर ऑफ दिस, राइट। होस्ट, कर्नल का मतलब होगा होस्ट, मैं। जैसे ही एक प्रोसेस ए चलने को शुरू होता है, कर्नल उससे सवाल करता है भाई तू कितनी रैम लेगा, क्या पता ये प्रोसेस बोले मैं तो 64 GB रैम लूंगा, तो उसको चलाऊं ही क्यों, समझ रहे हो ना बात, भाई मैं तो तेरे को हैंडल कर नहीं सकता। तो मान लेते हैं प्रोसेस बोलता है मैं 2 GB रैम लूंगा मैक्सिमम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है ठीक है 32 में से 2 है मेरे पास, तो 2 GB रैम, ये इस प्रोसेस का 2 GB रैम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है ठीक है मैंने 2 GB रैम आपके लिए रखी है, देता नहीं है, रखी है आपके लिए। अब एप्लीकेशन का 2 GB का बात हो गई, राइट, 2 GB मैक्सिमम। तो ये जो 2 GB आया कि भाई मैक्सिमम ये प्रोसेस को मैं 2 GB दूंगा, इज दैट क्लियर। ये होता है VSZ, वर्चुअल मेमोरी ऑफ द प्रोसेस, इसके ऊपर नहीं खाने दूंगा। पर अभी प्रोसेस चला यार एकदम, कोई लोड ही नहीं है, ऑफिस में कोई आया नहीं, पर करंट कंजम्पशन शायद अभी 500 MB की हो। आपकी बाइक में स्पीडोमीटर 240 पर है, अबे तो चलते ही क्या 240 पे जो पहुंच जाती है क्या बाइक, नहीं पहुंच, 60 पे चल रही है, पहुंच सकता हूं, पहुंचा नहीं। तो जो टोटल मेमोरी एलोकेट करी जाती है प्रोसेस के लिए, राइट, टोटल मेमोरी गिवन टू द VSZ इज द टोटल मेमोरी गिवन टू द प्रोसेस, राइट, टोटल मेमोरी गिवन टू अ प्रोसेस इज VSZ। समझ में आ गई बात, इसके ऊपर एक्सीड नहीं करने देगा।
पर अभी जो प्रोसेस खा रहा है, करंट कंजम्पशन जो है प्रोसेस की, वो मान लेते हैं वो अभी सिर्फ 600 MB खा रहा है ना। करंट यूसेज, ओएस बोलता है मैंने आपके लिए 2 GB रखी है, पर प्री एलोकेट नहीं कर रहा हूं, जब जितनी मांगोगे 2 GB में से देता रहूंगा आपको, एक एक बियर दूंगा ना आपको, चारों बियर तो मैं इनको नहीं दी थी ना मैंने। तो जो करंट कंजम्पशन है, राइट, दैट इज रेजिडेंट सेट साइज, करंट कंजम्पशन ऑफ द करंट यूसेज ऑफ मेमोरी, राइट। इसीलिए VSZ बड़ा साइज दिखता है हमेशा और RSS छोटा साइज दिखता है। समझ में आ गई बात। तो ये 2 GB के ऊपर नहीं खा सकता। अगर एक एप्लीकेशन 2 GB से ऊपर एलोकेट करने का ट्राई कर रहा है तो कर्नल उस एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर देता ऑटोमेटिकली। समझ आई बात। अगर 2 GB से ऊपर खाने की कोशिश करी इसने, तो कर्नल में एक रूटीन होता है जिसको बोलते हैं ओम किलर, आउट ऑफ मेमोरी किलर, आउट ऑफ मेमोरी किलर, राइट। अगर एक प्रोसेस VSZ के ऊपर जाने की कोशिश करी तो कर्नल ओम किलर को बोलता है गोली मार से, गोली मारने को नहीं बोलता, मतलब उस प्रोसेस को रीस्टार्ट कर देगा। ये चीज अपने आप होती है। अगर प्रोसेस VSZ से ऊपर खाने की सोच रहा है तो VSZ RSS समझ में आ गया? आ गया, अच्छी बात है भाई। अब एक सवाल और करते हैं। एक तो VSZ हो गया मेमोरी, एक RSS हो गया, एक आपने सुना होगा शेयर्ड मेमोरी। हाँ, शेयर्ड मेमोरी क्या होता है? जो खाली है वो दे देता है अपना, कुछ भी है। सुनो अभी तुम सुनो, रुको अभी। देखो, कुछ हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स होती है भाई। ये रैम यूज कर रहा होगा ना इतना, फिर 500 MB का रैम यूज कर रहा है। अब समझिएगा, ये एप्लीकेशन की अपनी बाइनरीज खुली होगी, अपना फाइल्स होगी। मान लेते हैं एक लाइब्रेरी फाइल है। हाँ हाँ, 5 मिनट। अब मान लेते हैं एक 10 MB की फाइल है, राइट। ये 10 MB की फाइल ये प्रोसेस ए यूज कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। अब एक प्रोसेस और चला बी, होगा ना, एक प्रोसेस और चला बी का भी VSZ आएगा, है ना, राइट। बी का भी VSZ आएगा। अरे हाँ, बी का भी VSZ आएगा। हम 2-2 GB मान लेते हैं कैलकुलेशन को करने के लिए, सबका 2-2 GB है, राइट। तो 2 GB इसका VSZ हो गया, राइट। अच्छा, ये कितने की फाइल थी? 10 MB की, राइट। इसका भी RSS इसका ज्यादा कम होगा, है ना, जो करंट कंजप्शन है, राइट। ये भी वही लाइब्रेरी फाइल का यूज कर रहा है 10 MB मान लेते हैं। अब ये 10 MB का सेम मेमोरी पेज रैम में 2 जगह पे सेव हो रहा है, अलग अलग जगह पे। ऐसे ही है ना, इसको जो रैम के एड्रेस एलोकेट गए होंगे उसमें एक है भाई, रैम में एड्रेस एलोकेट कर दिया ना, दोनों प्रोसेस के मेमोरी पेजेस जो कंबाइन थोड़ी कर देंगे, समझो बात को, अलग अलग होंगे। तो मेमोरी के हिसाब से बात करें तो रैम के अंदर एक जगह है जो हमने प्रोसेस ए के लिए दी हुई है, राइट। एक जगह है जो प्रोसेस बी रन कर रहा है। तो इसमें 10 MB का ये भी खा रहा है, 10 MB का सेम पेज यहां पर भी लोडेड है। तुमने अपना रेज्यूमे 2 जगह हार्ड डिस्क पे कॉपी कर रखा, तो वेस्टेज कर रहे हो स्टोरेज की। तो क्या ये रैम की वेस्टेज है? अरे भाई, एक ही फाइल 2 बार रैम में लोडेड है। अमित, मयंक, समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा सर। यस सर। सवाल कर। मेमोरी स्टोरेज नहीं भाई, रैम कर्नल क्या करता है, से 1 से लेके 100 तक का मेमोरी के एड्रेस प्रोसेस ए को दे दी, 400 से 600 का बी को दे दिया, तो दोनों के पेजेस अलग अलग रहेंगे ना। तो वही फाइल 10 MB की इस मेमोरी एड्रेस में भी सेव हो रही है, राइट। सेम फाइल रैम में दूसरी जगह पर भी सेव हो रही है। ये तो बेवकूफी हो रही है, वेस्टेज कर रहे हैं। कर्नल बहुत समझदार है,
कर्नल कंटिन्यूअसली रैम को स्कैन करता है फॉर शेयर्ड मेमोरी पेजेस। किया ये तो तुम दोनों सेम ही यूज कर रहे हो यार, तो दो दो जगह क्यों रखी हुई है ना भाई। तो कर्नल क्या क्या बोलता है, भैया मेरे ये तो तुम्हारा 10 MB यहाँ पे और 10 MB यहाँ पे, तुम तो 20 MB खा रहे हो, पेज एक ही है, एक ही एप्लीकेशन को उठा रहे हो। तो कर्नल भैया बोलते हैं कि भाई तुम ऐसा करो समझदार इंसान, मैं एक मेमोरी स्पेस बना रहा हूं, शेयर्ड मेमोरी। समझ में आ गई बात। इस फाइल को उठा के मैं शेयर्ड मेमोरी में डाल रहा हूं 10 MB को, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। तुम दोनों भाई लोग यहां से उठा लो, अपना अपना मत रखो, बाकी की फाइलें अपनी अपनी रख रखो, पर ये फाइल यहां से उठाओ। समझ में आ गई बात। तो ये मेमोरी एड्रेस स्पेस एप्लीकेशन ए और एप्लीकेशन बी दोनों कॉमन शेयर कर रहे हैं, इसको शेयर्ड मेमोरी बोलते हैं। समझ आया सर ये एलोकेट होता कैसे है, मतलब कैसे पता चलेगा, समझ नहीं आया। कैसे पता चलेगा मतलब जैसे दो आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते हो कि शेयर्ड मेमोरी में कुछ डेटा है, बस ये कर्नल का काम है, ये हम नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कर्नल इसको डिसाइड कैसे करता है कि ये डेटा उठा के डालना है, सेम डेटा है। अरे कॉमन सेम डेटा का हैश जो है या सेम डेटा आपकी रैम में दो जगह पे कॉपी है, कर्नल उसको स्कैन करता है कि वो जो है डुप्लीकेट है कि नहीं। अच्छा, तो फिर जहाँ पर ऑलरेडी सेव होगा वहां से डिलीट हो जाएगा क्या? बिल्कुल, वही तो मैंने दिखाया इसमें, उनके अपने अपने एड्रेस स्पेसेस से हट जाएगा और एक कॉमन जगह पे आ जाएगा और वहीं से दोनों उठाएंगे। यही तो बात कर रहे हैं। तो सर ये चीज विंडोज में नहीं होती ना, आई थिंक। सब में होती है भाई, हमें सिर्फ पता नहीं होता, विंडोज में कोई इतनी बात जो बताते नहीं हम। क्योंकि सर जैसे कभी हम किसी दो ड्राइव में अगर मान लीजिए एक फाइल सेव करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही, तो कभी ऐसे हुआ नहीं कि डिलीट हो गई है दोनों। तुम एक समझ ही नहीं पा रहे, तुम गलत जा रहे हो। मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ, मैंने स्टोरेज की बात करी नहीं है। अच्छा, मेमोरी। मैं मेमोरी बोल रहा हूँ भाई साहब, कोई ओके डिलीट नहीं होगी हार्ड डिस्क में से, रैम की बात कर रहा हूं मैं। ओके ओके। ठीक है, तो ये आपका VSZ, RSS और शेयर मेमोरी, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें अभी बहुत कुछ है, अभी ओम किलर क्लियर हो गया। अब आपको VSZ पता है कि भैया PS में क्या दिखा रहा है, राइट। PS में क्या दिखाता है, इस तरीके से अभी मैं यहाँ पर इसको आज स्टॉप करूंगा। तो PS-AUX में ये आपका VSZ आ रहा है, ये आपका RSS आ रहा है। और अगर आप टॉप कमांड चलाते हो ना, तो आपने शायद देखा होगा शेयर्ड मेमोरी आता है, शेयर्ड मेमोरी है। इस पर कल बात करेंगे, अभी नहीं, अभी प्रोसेस वाले को कल पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, शायद मंडे से शायद हम अपना नया करते हैं। इज क्लियर, समझ आ रहा है, बढ़िया। चलिए, आई स्टॉप इट हियर, कल